हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने जो नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी स्टार्ट किया था बायो का, आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है। आप लोग एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना रिवाइज करें। कारण है क्वेश्चन जो भी आते हैं नीट में 90 में से अप्रॉक्स 85 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। मैं जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है मैं वहाँ पे मार्क करता जा रहा हूँ। वहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एनिमल फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते वीडियो। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन O2 is utilized by the organism to indirectly break down nutrients molecule like glucose to derive energy for performing various activities. Carbon dioxide CO2, which is harmful, is also released during the catabolic reaction. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and O2 produced by the cells has to be released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं तो सिंपली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में हो गया तो C6H12O6। इसका जब ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो CO2 और एनर्जी रिलीज होता है। ये 38 ATP होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो यहीं पे ये बोल रहा है O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स है जो एनर्जी मुझे देता है, ग्लूकोज। इसके ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिलीज हो रहा है CO2 और मुझे एनर्जी मिलता है लाइक ग्लूकोज एंड डिराइव एनर्जी। एनर्जी रिलीज हुआ फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। CO2 विच इज हार्मफुल, CO2 भी प्रोड्यूस हो रहा है, बनता है। CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहा है। इट इज therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. O2 लगातार आता रहेगा और CO2 रिलीज होता रहेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, जिसको कॉमनली रिस्पिरेशन भी बोला जाता है। चलिए अपना हम यहां से स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो कि उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा। Mechanism of breathing vary among different organism of animals depending upon mainly on the habitat and level of organization. ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आएगा जो कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन किस चीज पे डिपेंड करता है, जो कि किस ऑर्गन में क्या होना चाहिए। ये डिपेंड करता है हैबिटेट पे और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। Lower invertebrates like sponge, ciliates, flatworm exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworm use their moist cuticle and insects have a network of tubes, tracheal tubes, to transport atmospheric air within the body. A special vascularized structure called gills are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascular bag like called lungs are used by the terrestrial form of exchange of gases. For the exchange of gases among vertebrates, fishes use gills, whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibia like frog can respire through their moist cuticle skin. Also, mammals have a well developed respiratory system. यहाँ पे हम लोगों ने तो पढ़ लिया, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाइड वे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, पोरीफेरिया से लेके कहाँ तक? एस्केलमेंथिस तक जो होता है उसका जो रिस्पिरेशन होता है किसकी मदद से वो जो होता है ये होता है सिंपल डिफ्यूजन और बॉडी सरफेस के विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस। फिर अर्थवर्म जो है ये किसके मॉइस्ट क्रिटिकल स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। फिर इंसेक्ट जो है वो ट्रैकियल ट्यूब्स। गिल्स का क्या है? गिल्स किसके लिए? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में कुछ भी आ सकता है, चाहे ऑर्थोपोडा हो या मोलस्का हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोलस्क, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ ऑर्थोपोड्स। बुक लंग्स किसका है? स्पाइडर स्कॉर्पियन का। बुक गिल्स किसका है? ल्यूमुलस का। ट्यूब फीट किसका? इकाइनोडर्मेटा। लंग्स किसका? एम्फीबिया टू मैमल्स। एम्फीबिया में जो है कुछ ऐसे होते हैं
जो कि यदि ये लैंड पे रहते हैं, लैंड पे रह रहे हैं, तब किसका यूज करेंगे? तो लंग्स का। और जब वो एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में, तब ये क्या करते हैं? मॉइस्ट क्रिटिकल स्किन का यूज करते हैं, मॉइस्ट क्रिटिकल स्किन, क्यूटी सॉरी गिल्स का यूज करते हैं। देख लिया? आपको ये बस याद कर लेना है इतना, ये जो मैंने सिंपल चार्ट में बनाया है। अब आ गया ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, अपना मेन चैप्टर यही है। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट above the upper lips. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into nasopharynx. ये नेजल चैम्बर कहाँ पे ओपन होता है? नेजोफेरिंक्स। देखिए, फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है किसके लिए? एयर के लिए एंड फूड के लिए। तो नेजोफेरिंक्स ये जो निकलता है, ये फेरिंग्स में मिलता है। एक होता है ओरोफेरिंक्स, जो फूड जो लेते हैं ओरल, तो वो कहाँ पे जाके? फेरिंग्स में मिलता है। Which is portion of pharynx? It's true. The common passage for food and air. ये किसके बारे में बात हो रहा है? ये बात हो रहा है तो आपको फेरिंग्स। मैंने लास्ट चैप्टर में भी इसे मार्क कर दिया था क्वेश्चन में, ये आए हुए क्वेश्चन है। नेजोफेरिंक्स ओपन्स थ्रू ग्लोटिस ऑफ द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। देखिए, नेजोफेरिंक्स जो है यहाँ पे फेरिंग, ये नेजोफेरिंक्स में खुल रहा है, फिर ये कहाँ पे आएगा? थ्रू द ग्लोटिस। ये ग्लोटिस वाला रीजन है, इसके ऊपर एक ढक्कन रहता है ट्रेकिया में। ये ग्लोटिस के ऊपर जो है एक ढक्कन रहता है, जिसको बोलते हैं इपिग्लोटिस। ये क्या करता है? फूड के एंट्री को जो है ट्रेकिया में जाने से बचाता है, और ये आगे फिर फर्दर कहाँ प्रोसीड करता है? वो करता है ट्रेकिया में। लैरिंक्स इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स व्हिच हेल्प इन साउंड प्रोड्यूसिंग एंड हेंस कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। साउंड बॉक्स किसे बोलते हैं? वो लैरिंक्स को बोलते हैं। साउंड यहीं से प्रोड्यूस होता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग, glottis can be covered by the thin elastic cartilaginous flaps called epiglottis. ये भी आपका क्वेश्चन रहा। epiglottis को कौन कवर करता है? ग्लोटिस को कौन कवर करता है? epiglottis इसलिए कवर करता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंक्स। ये epiglottis किस चीज का बना हुआ होता है? वो कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना हुआ होता है। ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। ये देखिए, ये ट्रेकिया के बारे में, ये जो है कार्टिलेज, ये सी शेप रिंग जो स्ट्रक्चर होता है, आप अपने गले को टच करके देखिएगा, आपको ये दिख रहा होगा सी शेप रिंग कार्टिलेज का। द ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of hip thoracic vertebra into a right and left pulmonary bronchi. ये भी आपका क्वेश्चन रहा। ट्रेकिया कहाँ पे डिवाइड होता है? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। तो वो करता है फिफ्थ थोरेसिक। थोरेसिक टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। फिफ्थ थोरेसिक के पास जो है ये डिवाइड हो जाता है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। देखिए, ट्रेकिया डिवाइड हुआ कहाँ कहाँ पे? ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई किस में डिवाइड होता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। लास्ट में कहाँ पे ओपन होता है? ब्रोंक्यूल्स में। द ट्रेकिया, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchiole give rise to number of thin, very thin, irregular walled and vascular bag-like structure called alveoli. Alveoli क्या कहला? ये लास्ट में कहाँ पे खुलता है? सारे alveoli में। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. We have two lungs which are covered by double layer pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. अब देखिए, मैं यहां से इसे एक्सप्लेन करके देख रहा हूं, बताता हूं। ट्रेकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल। ये सपोर्टेड होता है। एक ये सी शेप रिंग स्ट्रक्चर है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये कहां से कहां तक है? तो ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। अब यहीं पे वो जो दिया हुआ है आपको, ट्रेकिया, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles supported by the incomplete cartilaginous ring. ये आपका क्वेश्चन रहा। ये पूछ दिया जाएगा ट्रेकिया से लेके कहां तक जो है कार्टिलेजिनियस रिंग से सपोर्टेड होता है। ये आपको हो गया ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, इच टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं।
Each terminal bronchioles give rise to number of very thin, irregular, walled and vascular bag-like structure called alveoli. ये भी आपका क्वेश्चन है. We have two lungs which are covered by double layered pleural with pleural fluid between them which reduce the friction. देखिए डबल लेयर ये दिया हुआ है, एक लेयर है, दो लेयर इस दोनों के बीच में रहता है. ये क्या करता है, ये प्लूरल फ्लूइड रहता है, ये हमें फ्रिक्शन से बचाता है, जो सांस जो लेते हैं फ्रिक्शन से हमें बचाता है. ये द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग whereas the inner fluid membrane is contact with the lung surface. आउटर सरफेस किसके साथ है, थोरेक्स के साथ. इन द इनर वाला किसके साथ है, थोरेक्स कॉन्टैक्ट. ये किसके साथ, लंग्स कॉन्टैक्ट. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles consists the conducting part, whereas alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. देखिए nostril से लेके terminal bronchiole तक, external nostrils up to the terminal bronchioles consist of the conducting part. ये भी आपका क्वेश्चन है. कंडक्टिंग पाथ जो होता है, कंडक्टिंग पार्ट जो है वो कहां से कहां तक है, नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. और रिस्पिरेटरी जोन जो कहां से, या रिस्पिरेटरी जोन या बोलिए एक्सचेंज पार्ट, ये कहां से कहां तक है, एल्वियोला एंड इट्स डक्ट है. ये आपका क्वेश्चन रहा, ये भी आपका क्वेश्चन रहा. द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोला, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, humidifies and also brings the air to the body temperature. अब देखिए ये कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, ये क्या करता है, यदि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल रहता है उसे ट्रैप कर लेता है, उसमें कुछ यदि पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसे ट्रैप कर लेता है, और जो बाहर का टेम्परेचर यदि बहुत ज्यादा है उसे हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लाता है. देखिए बाहर का टेम्परेचर यदि ठंडी में भी 5 डिग्री सेल्सियस है, तो वो जो हम हवा लेते हैं, जो एयर लेते हैं, वो क्या होता है अपने बॉडी टेम्परेचर पे यहां तक आते आते उसे मेंटेन कर लेता है. ये सारा काम किसका है, तो ये है कंडक्टिंग जोन का, ये फंक्शन है. तो ये भी आपका क्वेश्चन रहा, पूछ लिया जाएगा कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है. द कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द एयर, एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग टू इट टू द बॉडी टेम्परेचर. अब रिस्पिरेटरी जोन का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज. एक्सचेंजिंग पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है रिस्पिरेटरी जोन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज. यहां तक देख लिए. अब आगे देखते हैं. द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज ऑटोमेटिकली एन एयर टाइट चैम्बर. द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum. देखिए dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm. ये भी आपका क्वेश्चन रहा. ये जो हमारा लंग्स है इसके वेंट्रल साइड में क्या होता है, वेंट्रल आगे वाले को बोलते हैं. यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे टच करके देखेंगे तो ये स्टर्नम रहा, ये स्टर्नम है आगे वाला पोर्शन, ये लंग्स के आगे जो है. फिर पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, डोर्सल साइड. डोर्सल साइड क्या बोल रहा है, वेंट्रल स्टर्नम, डोर्सल वर्टिब्रल कॉलम एंड लेटरल बाय द रिब्स. और दोनों साइड से जो आप देखेंगे, जो टच कीजिएगा तो वो रिब्स रहता है, और नीचे जो रहता है ये आपका डायफ्राम रहा. एनाटॉमिकल अरेंजमेंट आप लोगों ने देख लिया किसका, लंग्स का. द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरेसिक इज सच दैट any change in the volume of the thoracic cavity will reflect in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. इस चीजों को आगे एक्सप्लेन करेंगे. ये भी आपका क्वेश्चन है. इस स्टेप को पूरा लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा. पहले स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में क्या होता है, तीसरा स्टेप में क्या होता है, चौथा और पांचवा. कहते ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आएगा. Respiration involves the following steps: breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveoli air is released out. ये आपका कहाँ का, लंग्स का पार्ट हो गया. हम यहां से सांस लेते हैं, यहां लंग्स तक आएगा. फिर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ
गैसेज O2 CO2 अक्रॉस एल्वियोलाई मेम्ब्रेन। यहां से एल्वियोलाई जो रहता है लंग्स में, यहाँ पे एक्सचेंज होगा गैस का O2 एंड CO2 का। देन क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड के थ्रू, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। जब वहां ब्लड तक पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड एंड टिश्यू में क्या होता है, CO2 ज्यादा कंसेंट्रेशन में रहेगा, इधर से ये O2 लेके जाएगा और इधर से CO2 लंग्स के पास पहुंचेगा। ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। लास्ट में आके फिर क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू के पास ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होकर CO2 और एनर्जी रिलीज होगा, और ये CO2 फिर से जो है लंग्स के पास पहुंचेगा। अब ये स्टेप देख लिया। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं लंग्स तक जाएगा, एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, एल्वियोलाई में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा तो फिर ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, ब्लड के थ्रू उस गैसेज का ट्रांसपोर्ट होगा। फिर तीसरा हमारे ब्लड और टिश्यू, ये टिश्यूज के पास जाके गैसेज का डिफ्यूजन होगा O2 और CO2। फिर बाद में क्या होगा, वो जो O2 जो हमारे सेल्स तक पहुंचा था, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसका, तो ग्लूकोज का। अब यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या क्या है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेप। सांस जो हम लोग लेते हैं, ब्रीदिंग सिंपली होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, बस इतना ही होता। अब इसमें देखते हैं एक्सप्लेन करके पूरे डिटेल में दिया। इंस्पिरेशन क्या होता है, तो हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जो है थोरेसिक कैविटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग which atmospheric is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out। ये समझ में आ गया। इंस्पिरेशन कब होगा, एटमॉस्फेरिक एयर हमारे अंदर जाएगा, और एक्सपिरेशन कब होगा, हमारा एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज आउट होगा, बाहर निकलेगा। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere। ये क्या बोल रहा है, जो हम लोग जो मूवमेंट ऑफ एयर एक्सचेंज कब हो रहा है, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। जब यदि हम लोग बाहर का ये प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंट रहेगा, बाहर में क्या होता है, ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजन है। तो क्या होगा, बाहर से अंदर जाएगा ऑक्सीजन, और अंदर में जो है CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये क्या होगा, हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। वही बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ एयर मूवमेंट हो रहा है इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। सही है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है CO2 का, बाहर में किसका होता है, O2 का होता है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहा है, इंस्पिरेशन सांस कब ले सकते हैं, जब द प्रेशर विद इन द लंग्स, ये हमारे सांस कब लेंगे, जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर का कम होगा, तभी तो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की ओर जाएगा। प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर। समझ गए। सिमिलरली एक्सपिरेशन कब होगा, जब अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा और बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा, तब एक्सपिरेशन होगा। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में ये याद रखिएगा, जो कि कब बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, कब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है। सांस छोड़ना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा करो, सांस लेना है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डायफ्राम एंड ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन जनरेटिंग द सच ग्रेडियंट। और ये हम जो लोग जो सांस लेते हैं, इसमें किसका किसका रोल आता है, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। एक तो डायफ्राम का रोल आता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी थोरेसिक रीजन में कौन कौन सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं डायफ्राम, दूसरा सेट ऑफ मसल्स होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन जनरेटिंग द सच ग्रेडियंट। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। अब सांस लेना है, इंस्पिरेशन पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ पे, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इज इंक्रीज्ड द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर
एक्सिस, एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस, ये आपका क्वेश्चन रहा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स होता है, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। जब हम लोग सांस लिए तो क्या हो गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो है वॉल्यूम बढ़ता है। अब यहां पे फोटो में देखिए, एयर इंटर, ये इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन, ये नीचे वाला एक्सपिरेशन है, ये बाहर जा रहा है एक्सपायरेशन, नीचे में दिया हुआ है इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में यदि हम सांस लेते हैं तो ये क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा है, यहीं पे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी बात क्या दिया हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर, इस तरीके से बढ़ रहा है ना, इसी को बोल रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सॉरी एंटीरियर आगे वाला, पहले जो ये जो ओवरऑल ये देख रहे हैं ये आगे की ओर बढ़ रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर इस तरीके से ये दिया हुआ है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब हम लोग सांस लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन रहा, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। लिफ्ट अप द रिब्स एंड द sternum cause the increase in the volume of the thoracic chamber in and dorsal ventral axis। जब हम लोग, आप चेस्ट पे हाथ रख के देखिए, सांस लीजिएगा तो क्या होगा, चेस्ट जो है आपको लगेगा बाहर की ओर जा रहा है, लिफ्ट अप ऊपर की ओर आएगा, एंड स्टर्नम जो है काउजिंग द इंक्रीज द इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द वेंट्रल एंड डोर्सल। जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो दो हर साइड से जो है एक्सपांड हो रहा है, किस तरीके से, वेंट्रल और डोर्सल, वेंट्रल आगे वाला हो गया, डोर्सल पीछे वाला हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर ये हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया। एंटीरियर पोस्टीरियर वाले केस में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वेंट्रल डोर्सल में क्या होता है, रिब्स जो है वो अपवार्ड की ओर, रिब्स एंड स्टर्नम राइज्ड ऊपर की ओर, लिफ्ट अपवार्ड। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज ए सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। उसके बाद क्या होगा, जो सांस ले लेंगे तो वॉल्यूम के अंदर का जो, लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, वो पल्मोनरी वॉल्यूम जो बढ़ रहा है। An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which force air from outside to move into the lungs. That is inspiration. Relaxation of the diaphragm. अब देखिए ये नेक्स्ट पार्ट है, एक्सपायरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, अब जब हम लोग सांस एक्सपायर करेंगे, सांस छोड़ेंगे, ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नीचे, अब क्या होगा, रिलैक्स होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ये आपका रहा क्वेश्चन। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्निंग द diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume। यहां तक आपने समझ गया क्या, जब रिलैक्सेशन होगा तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल ये सारे अपने जगह पे चले जाएंगे, और ये डायफ्राम का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन, जब सांस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, सांस छोड़ते हैं तो रिलैक्सेशन। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउजिंग द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन। जब हम लोग सांस ले छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो अंदर का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। हम लोग जो है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के रेट को बढ़ा सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और किसके मदद से, तो वो है एब्डोमेन में एक मसल रहता है, उसी के मदद से हम लोग जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को बढ़ा सकते हैं। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो लगभग 12 से 16 टाइम सांस लेता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग movement can be estimated by using a spirometer which helps in the clinical assessment of pulmonary function। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। ब्रीदिंग में जो एयर जो है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग, जो एयर जो है ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पाइरो। अब हम लोग देखते हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस सारे पॉइंट को जो भी दिया हुआ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारा याद कर लेना है। टाइडल वॉल्यूम का देख लेना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके जो लाइन दिए हुए हैं, कभी डायरेक्ट लाइन से पूछा जाएगा नहीं, तो ये जो डाटा दिया हुआ है 2500 ml से 3000 ml, ये पूछा जा सकता है। ये याद रखिएगा। एडिशनल इसमें लगा हुआ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, इसका याद करने का तरीका मैं लास्ट में बता दूंगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे मैं क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना है। ये सारा याद कर लीजिएगा। फिर अब हम देखते हैं आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैस का केस कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, वो सारी चीज आगे देखते हैं। एक्सचेंज तो दो जगह होगा, एक तो हो जाएगा एल्वियोलाई, दूसरा हो जाएगा टिश्यू के पास। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा, प्राइमरी साइट क्या है एक्सचेंज, गैस गैस एक्सचेंज के, वो है एल्वियोलाई। फिर आगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ये दो जगह गैसों का एक्सचेंज होता है, एक एल्वियोलाई के पास, दूसरा होता है ब्लड जो लेके जाता है गैसेज, जो टिश्यू के पास, दो जगह होता है। O2 and CO2 are exchanged in this site by the simple diffusion process। ये गैस का एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, ये होता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। ये आपका क्वेश्चन हो गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, जो कि डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा या कम होगा, तो डिपेंड करेगा सबसे पहला क्या, तो सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस, यदि गैस ज्यादा सोल्यूबल है तो ज्यादा डिफ्यूजन होगा। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, यदि थिकनेस मेम्ब्रेन का थिकनेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, गैस तो ज्यादा पास नहीं होगा, ज्यादा डिफ्यूज नहीं होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर होता है गैस, ये तीनों चीज पे डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। फिर अगला है, pressure contribution by an individual gases in a mixture of gas is called partial pressure। ये तो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, रियल गैस और आइडियल गैस में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो कि टोटल एक कंटेनर में बहुत सारे गैस है, उसमें हर इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द PO2। पार्शियल प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, और जो भी गैस रहेगा वो गैस आगे में लगा देते हैं। PO2 हो गया ऑक्सीजन के लिए, CO2 के लिए PCO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and two sites of diffusion are given in the table 17.1 and in the figure 17.3। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient of oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। Similarly, अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, ये जो दिया हुआ है, जो O2 का कितना दिया हुआ, एटमोस्फेरिक एयर में 159 और CO2 का 0.3 होता है। क्या है, जब हम एयर एटमोस्फेयर से जो एयर लेते हैं अंदर, उसमें CO2 का कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट तो ज्यादा रहेगा। फिर एल्वियोलाई का कितना है, O2 का 104 एंड 40। ब्लड ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड का कितना, ऑक्सीजन का 40 एंड CO2 का 45। ब्लड ब्लड ऑक्सीजनेटेड का कितना है, 95 एंड 40। और ये टिश्यू पे 40 एंड 45। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार आ चुका है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिएगा, ये डायग्राम तो एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम है उस सारे डायग्राम को याद कीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। अब देखिए, ये एल्वियोलाई रहा, एल्वियोलर एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 104 mm Hg, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना 40 mm ऑफ Hg। अब ये क्या हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन होगा, O2 इधर से, O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, O2 इधर डिफ्यूज हो रहा है, CO2 एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, जब ये ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, CO2 का कम रहेगा। अब उसी तरीके से जब डिफ्यूज हो गया तो इधर से इसमें से क्या होगा, टिश्यू से CO2 का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा, CO2 का कितना 45 है, O2 का 40। इसे याद कर लीजिएगा।
A gradient is present for CO2 in the opposite direction from the tissue to blood and blood to alveoli. ये तो देखिए CO2 जब हम हमारे शरीर टिश्यू से क्या होगा, ब्लड जो जाएगा, टिश्यू टू ब्लड में जो जाएगा गैसेस, उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, इसमें भी CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा. As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. ये आपका हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन ये रहेगा जो कि CO2 का सोलिबिलिटी कितना है, 20 to 25 टाइम्स एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. वही कार्बन मोनोऑक्साइड का CO का कितना होता है, लगभग 200 to 250 टाइम्स ज्यादा होता है. The diffusion membrane is made up of three major layers. ये आपका क्वेश्चन फिर से है जो कि ये पूछा जाएगा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है वो कितने लेयर का बना होता है मेनली 3 मेजर लेयर का होता है. और वो कौन कौन सा होता है वो देखते हैं. पहला होता है थिन एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, दूसरा होता है द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज, एंड तीसरा क्या होता है, द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम. एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके बीच का सब्सटेंस. ये तीनों जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, और मेनली कितना है, 3 मेजर लेयर होते हैं. फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसका ये रहेगा थिकनेस कितना होता है. इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन दैट ए मिलीमीटर, लेस देन ए मिलीमीटर से भी कम होता है इसकी थिकनेस. ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है इसकी थिकनेस लेस देन ए मिलीमीटर है. ये याद रखिएगा, मिलीमीटर रहेगा ऑप्शन में, नहीं तो सेंटीमीटर रहेगा, वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं. और यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है. तो फिर जो है आगे हम देखते हैं. Therefore, all the factors in our body favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that CO2 from tissue to alveoli. इसमें ये बोला जा रहा है that CO2 जो है हमारे टिश्यू से जाता है कहाँ पे, तो एल्वियोलाई तक. एल्वियोलाई से जो हमारे टिश्यू तक आता है उसमें O2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है. अब हम आगे देखते हैं जो ब्लड चैप्टर जो पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो. ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म एलिमेंट्स जो है 45% होता है. उसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स होता है. अब आगे पढ़ते हैं. अब क्या दिया हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज. तो कौन कौन से गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, एक तो होगा O2 का, दूसरा होगा CO2 का, मेनली हम लोग पढ़ते हैं. Blood is the medium of transport of CO2 and O2. About 95% of O2 is transported by RBC. O2 is transported by RBC in the blood. The remaining 3% of O2 is carried in dissolved state through the plasma. ये हो गया, ये O2 का बात बता रहा है. 97% कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो RBC, और 3% कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है. Nearly 25% of CO2 is transported by RBC, whereas 70% of it is carried by bicarbonate ion, and 7% of CO2 is carried in a dissolved state through the plasma. अब इसका मैं कंप्लीट एक समरी बता देता हूँ. ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है समरी. ऑक्सीजन जो है 97% किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी. ये फॉर्म एलिमेंट है आरबीसी, ये 97% ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का ब्लड में जो है, और किस फॉर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में. जब ऑक्सीजन आरबीसी से बाइंड करता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन. और 3% जो होता है कौन करता है ट्रांसपोर्ट, तो प्लाज्मा करता है. फिर नेक्स्ट देखते हैं CO2 का. तो 20 to 25% किसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो आरबीसी करता है. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब वो CO2 जो है आरबीसी के साथ बाइंड करता है उसे बोलते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन. एंड 70% कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. बाइकार्बोनेट आयन का क्या होता है फॉर्मूला, HCO3 माइनस, एंड 7% बाय प्लाज्मा होता है. अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, देन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. सबसे पहला देखते हैं ऑक्सीजन का. हेमोग्लोबिन इज रेड कलर. हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज हेमोग्लोबिन कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी. हमारे हेमोग्लोबिन में क्या, हमारे ब्लड में आरबीसी है. आरबीसी क्या कंटेन करता है, हेमोग्लोबिन कंटेन करता है. हेमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन रहता है. और आयरन का कौन सा स्टेट रहता है,
Fe+2 कंडीशन रहता है, ये याद रखिएगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये कौन से कंडीशन में रहता है? Fe+2 के कंडीशन में रहता है। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form the oxyhemoglobin। देखिए हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ HbO2, और ये क्या होता है, फिर से बाइंड ब्रेक होके Hb+O2 बनता है, इस वजह से ये रिवर्सेबल मैनर बोल रहा है। और जब ऑक्सीजन जो है हम आरबीसी से बाइंड करता है, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ईच मॉलिक्यूल ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन ट्राई ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एक हेमोग्लोबिन जो है कितना मॉलिक्यूल O2 को लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यदि कितना एटम पूछा जाए तो 8 एटम हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। ये रिवर्सिबल मैनर वाला, इरिवर्सिबल ऑप्शन में रहेगा इरिवर्सिबल, तो ये भी याद रखिएगा। फिर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर, ये आपका क्वेश्चन है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जो कि ऑक्सीजन जो बाइंड हो रहा है हेमोग्लोबिन के साथ, ये जो आरबीसी के साथ, तो किसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो मेनली ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। और CO2 का भी ट्रांसपोर्ट जो होता है, वो भी जो है आगे हम पढ़ेंगे, वो भी ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे मेनली डिपेंड करता है, प्राइमरी डिपेंड करता है। Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, temperature are other factors which can interfere with the binding। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अलावा क्या क्या फैक्टर को इफेक्ट करता है, तो वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन, टेम्परेचर एंड अदर, और सारे फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए इसी को जो है मैं यहां से अब आगे देखिए, इस सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the partial pressure of O2, this curve is called as oxygen dissociation curve। ये आपका क्वेश्चन ये भी हो गया, ये आपको डायग्राम दे देगा, पूछ दिया जाएगा ये क्या है, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को ये समझना है। देखिए इधर जो है y एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, x एक्सिस पे क्या दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका जो कर्व दिया हुआ इसी को सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। यदि ये जो कर्व ये है, यदि इधर शिफ्ट होगा तो ये मोर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन के साथ ज्यादा जो है हेमोग्लोबिन जो है आरबीसी, ये ज्यादा ज्यादा बाइंड होगा, और ये कंडीशन कहाँ पे होगा, एल्वियोलाई में होगा। और यदि ये लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कम होगा, और ये कहाँ पे होगा, CO2, क्योंकि CO2 के पास टिश्यू के पास CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, O2 का कंसेंट्रेशन कम होता है। फिर आगे देखते, द कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये दिया हुआ, and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of CO2, H plus ion concentration etc on binding of O2 with hemoglobin in the alveoli। ये देख लीजिए एल्वियोलाई में तो जानते ही हैं जो कि किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा। where the high partial pressure of O2, low CO2, less H plus ion concentration and lower temperature are the factors for the all favorable for the formation of oxyhemoglobin। ये आपका यहाँ भी क्वेश्चन रहा ये लाइन। देखिए एल्वियोलाई के पास क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता और H प्लस कंडीशन ज्यादा होता, पीएच ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा फेवरेबल है किसके लिए, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए। इसके अलावा रेस्ट जो भी है, CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस आयन, टेम्परेचर, ये सब कुछ को कम रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हो गया आपको कहाँ पे, फेवरेबल फॉर ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यही यदि इसको हम कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन के पास कर दे, इस टाइम में इसको सीधा उल्टा कर दीजिएगा। फिर यहां तक हम लोगों ने देख लिया। वेयर एज द टिश्यू वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये तो सही है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इसलिए बोला गया था रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सी हेमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट बाउंड्स टू हेमोग्लोबिन इन लंग्स surface and gets dissociated at the tissue। अब every 100 ml of oxidated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue around normal physiological condition। 100 ml of blood जो होता है, 100 ml of oxygenated blood
कितना डिलीवर करता है, 5 ml ऑफ O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया था, ये दोनों कंडीशन ये देख लीजिएगा। यदि एल्वियोलाई के पास कंडीशन देखा जाए, O2 का देख रहे हैं, तो हाई O2 होता है और हाई पीएच, बस ये दो चीज हाई रखिएगा। इसके अलावा जो भी चीज पूछा जाएगा सब कुछ लो रखना। यदि इसी कंडीशन को एल्वियोलाई की जगह पे कर दिया जाए, ये ऑक्सीजन का केस है, यदि इसी को टिश्यू की जगह कर दिया जाए तो टिश्यू पे ये इस दोनों को कम कर दीजिएगा, लो कर दीजिएगा, इसके अलावा सबको हाई कर दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin, ये भी याद रख लीजिएगा। जब CO2 हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है उसे क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ना कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तब उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। अबाउट कितना 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2। ये बाइंडिंग किस पे डिपेंड कर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये भी क्वेश्चन रहा आपका। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज अ मेजर फैक्टर which could affect the binding। इसलिए मैंने बोला ऑक्सी हेमोग्लोबिन कार्बोमेनो हेमोग्लोबिन दोनों में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मेजर रोल। ऊपर में भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, कहा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रिलेटेड है प्राइमरी, और यहाँ भी आपको दिया हुआ ये चीज। अब देखते हैं व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो एंड इन द टिश्यू में, ये तो सही है, टिश्यू के पास क्या होता है, CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, O2 का कम होता है। फॉर मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आकर टिश्यू के पास ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग होगा किसका, CO2 का, O2 का बाइंडिंग कम होगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है। whereas when the partial pressure of CO2 is low and partial pressure of O2 is high as in the alveoli। ये एल्वियोलाई का कंडीशन दिया हुआ, एल्वियोलाई के पास क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर उसका ज्यादा होता है। डिसोसिएशन ऑफ CO2, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, क्योंकि कहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, कहाँ पे कम है, और प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे। अब CO2 from carbamino hemoglobin takes place, that is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। RBC contain a very high concentration of enzyme that is carbonic anhydrase enzyme। ये CO2 जो है H2O के साथ जब बाइंड हो गए तो H2CO3 कार्बोनेट आयन जो बना रहा है, ये इसमें कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, ये कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम। और ये कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम जो होता है जिंक कंटेन करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, नहीं तो यहाँ पे पूछ दिया जाएगा। नहीं, आप जो है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िएगा, मिनरल न्यूट्रिशन, वहां पे आपको ये चीज याद करना पड़ेगा। and minute quantities of the same in present in the plasma too। The enzyme facilitate the following reaction in both the direction। CO2 H2O के साथ बाइंड हो गया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये जो फिर से ब्रेक डाउन हुआ कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन, इसमें कौन सा एंजाइम एक्ट हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्ट कर रहा है। At the tissue side where the partial pressure of CO2 is high due to catabolism, देखिए टिश्यू के साइड पे जो क्या होता है, CO2 हाई होता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म। अब इसका रीजन समझ लीजिए, ग्लूकोज है, ये ब्रेक डाउन होगा, CO2 बनाएगा प्लस एनर्जी बनाएगा, ये क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म। इस प्रोसेस को क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबोलिज्म है। यहाँ पे CO2 इज हाई, हाई CO2 ड्यू टू कैटाबोलिज्म। CO2 diffuse into the blood, RBC and plasma and form HCO3 minus ion and H plus ion at the alveolar site where partial pressure of CO2 is low। The reaction proceed in the opposite direction। ये रिएक्शन जो है ये कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, टिश्यू के पास। जब ये एल्वियोलाई के पास हो जाएगा तो ये टिश्यू के साइड इधर से जाएगा और एल्वियोलाई के पास इधर से ये रिएक्शन होगा। The reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O। ये इधर से इधर कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू में, और ये लेफ्ट साइड इधर जाएगा एल्वियोलाई में। The CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released as CO2। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 at the alveoli
बट ये ऑक्सीजन के केस में कितना होता है, तो 5 ml हो जाता है। फिर रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन देखते हैं, क्योंकि हमारा रिस्पिरेशन रेट को हम लोग क्या करते हैं, यदि हम किसी हाई मतलब हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, तो हमें ब्रीदिंग रेट को बढ़ा के इसे बढ़ा लेते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को। वही रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में कौन इसे कंट्रोल करता है। ह्यूमन बीइंग हैज द significantly ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue। ये मैंने बता दिया अभी। यदि हम ज्यादा एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं, ज्यादा पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ब्रीदिंग रेट, जब ऑक्सीजन का डिमांड कम हुआ तो हम सांस जो है जल्दी जल्दी लेंगे, तो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी को उस लेवल पे फुलफिल होगा। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है। ये ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि नर्वस सिस्टम के हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ऑफ द ब्रेन कॉल्ड प्राइमरी रिदमिक सेंटर, इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसे बोलते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है, वो है मेडुला ऑब्लंगेटा, और प्राइमरी कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है रेगुलेशन के लिए इसके, वो रहता है मेडुला ऑब्लंगेटा एंड रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये वर्ड का भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स, ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड कैन मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इस सेंटर को, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, तो पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये कंट्रोल करता है उसे। ये भी आपका फिर से क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी क्वेश्चन है, पोन्स वाला रीजन। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, जो ये जो है न्यूरल सिग्नल, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो वहां पे इंस्पिरेशन ध्यान रखिएगा, एंड देयर बाय अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, respiratory rhythm center, medulla oblongata, जो उसके adjacent में एक रहता है chemosensitive area which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। ये भी आपका क्वेश्चन रहा, जो कि कीमोसेंसिटिव एरिया किस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो होता है CO2 और H+ आयन के लिए। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन अल्टर एक्टिवेट दिस सेंटर, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can eliminated। Receptor associated with aortic arc, aortic arc कहाँ पे होता है, ये प्रेजेंट होता है हार्ट में, और कैरोटिड आर्टरी कहाँ होता है, तो ब्रेन में। ये दोनों जो है हमारे एओर्टिक आर्क जो है, और ये कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे हमारा ब्लड सप्लाई करता है, तो ब्रेन को। कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 and H+ concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे insignificant लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिख दिया जाएगा significant, फिर गलत कर दीजिएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर में जो भी मैं जो जो स्पेशल वर्ड्स है, उस वर्ड्स को मैं मार्क कर देता हूँ, उस वर्ड को याद रखिएगा, वो याद रहेगा। अस्थमा क्या बोलते हैं, अस्थमा उस कंडीशन को बोलते हैं, मैक्सिमम ये ओल्ड एज केस में होता है, आजकल तो यंग एज में भी होने लगा। अस्थमा ये होता है जो कि सांस लेने में दिक्कत होता है। तो डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग काउजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, इस लाइन को याद रखिएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा ये होगा। इम्फाइसीमा क्या होता है, जो कि क्रोनिक डिसऑर्डर है, यह एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये क्वेश्चन रहा आपका। ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, एल्वियोलर वाल्व, जो लाइन को मैं इस डिजीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो वर्ड को, इस वर्ड को याद रखिएगा प्लीज। एल्वियोलर वाल्व आर डैमेज ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज। रिस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, देखिए इस तरीके से रहा, ये क्या होगा, ये सरफेस जो है डैमेज होने लगता है और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। फिर ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री, स्पेशली those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation। Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis
proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lungs damage. Workers in such industries should wear protective mask. इसमें यही बोल रहा है जो कुछ ऐसे होते हैं स्टोन जो जैसे काम करना, उससे क्या होता है स्टोन वाले काम में चाहे सीमेंट वाली फैक्ट्री में, उससे जो डस्ट निकलते हैं ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। उसके उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर मास्क का यूज करना चाहिए वर्क करने टाइम में। चलिए थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा, और मैं जो क्वेश्चन